बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम देखने वालों को शफरान इकबाल का सलाम। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं रंग न्यूज़ और रंग न्यूज़ पे ये जो प्रोग्राम आप इस वक्त देख रहे हैं, ये प्रोग्राम आपके लिए ख़ास तौर पे शुरू किया गया है। हमारे इलाके की जो शख्सियात हैं, जो कामयाब लोग हैं, जिन्होंने इस इलाके के लिए अपनी खिदमात दी हैं और ख़िदमात दे रहे हैं, उन लोगों को आपके सामने लेकर आएँ। आज की शख्सियत यकीनन एक नौजवान शख्सियत है और ये वो शख्सियत है जिन्होंने इसी अपनी नौजवानी में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियाँ कामरानियाँ समेटी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुदस्सर इकबाल साहब, माहिर मज़मून बायोलॉजी, एमफिल टेक्नोलॉजी। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरे साथ देने के लिए जनाब इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं, यकीनन ये भी डिस्ट्रिक्ट गुजरात का बहुत बड़ा नाम है। आप पीएचडी डॉक्टर हैं और आप जनाब इस वक्त शोबा तालीम से भी वाबस्ता हैं। जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब वो मेरे साथ होंगे। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया शफ़रान इकबाल साहब। अच्छा मुदस्सिर साहब, आप फरमाइएगा, आपने तालीम कहाँ से हासिल की? जी मैंने जो है मैट्रिक कुंजा से ही की है और इसके बाद इंटर और ग्रेजुएशन जो है वो मैंने जामिया जो ज़मींदार कॉलेज है वहाँ से बॉटनी ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री के साथ बीएससी की और एमएससी जो है गुजरात यूनिवर्सिटी से। और अभी रिसेंटली जो है वो मैंने बायोटेक्नोलॉजी में जो रिसर्च अपना थीसिस है वो गुजरात यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। माशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये फ़रमाइएगा, माशाल्लाह आपने नौजवानी में कामयाबियाँ और कामरानियाँ समेटी हैं। सर क्या पैगाम क्या है बच्चों के लिए जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, नौजवान जो बड़ी जल्दी मायूस हो जाते हैं, उन लोगों के लिए सर आपका क्या पैगाम है? सर पैगाम ये है कि जो सबसे जो ताकतवर चीज़ है जो इंसान को कामयाब बनाती है वो है उसकी उम्मीद और यकीन कामल, कि इंसान को अपने आप पे यकीन हो और इंसान मुश्किल हालात में कभी मायूस ना हो। और सबसे बढ़ के ये है कि अपने अंदर एक जज़्बा पैदा करे, एक अपने अंदर लगन पैदा करे कि वो एक कामयाब इंसान है और वो कामयाब इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकता है। और ये जज़्बा जो है ये उसको ज़िंदगी के हर मोड़ के ऊपर उसकी हिम्मत बंधाएगा और उसको एक कामयाब इंसान बनने में मददगार साबित होगा। सर क्या आप किसी तंजीम से भी वाबस्ता हैं या फिर कोई सियासी पार्टी से भी आप वाबस्ता हैं सर? सर मेरा एक्चुअली जो मिनहाजुल कुरान है जिसके बानी डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब हैं उसके साथ मेरी एक कल्बी वाबस्तगी है और मैं उनका जो विज़न है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उसको मैं मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए अपना एक भरपूर और बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने उनको बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है और मेरा ये मानना है कि वो पाकिस्तान के लिए एक अजीम लीडर साबित हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप भी यकीनन इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। सर माशाल्लाह नौजवान ने बड़ी कम उम्री में माशाल्लाह बड़ी कामयाबियां समेटी हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर बात बहुत अच्छी कर रहे थे मुदस्सिर इकबाल साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी कोई बंदा किसी काम के लिए इरादा करता है, मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसकी मेहनत को रायगा नहीं करता। और आज मैंने देखा कि यंग जनरेशन में एजुकेशन का काफ़ी ट्रेंड हो चुका है, जिनमें से एक मुदस्सिर इकबाल साहब भी हैं और ये अभी बता रहे थे कि उन्होंने एमफिल बायोटेक्नोलॉजी की है। मुदस्सिर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप बायोलॉजी के टीचर हैं, इस मज़मून की क्या अहमियत है? सर बायोलॉजी जो है ये बेसिकली दो लफ्ज़ों से मिल के बना है। एक है बायो जिसका मतलब है ज़िंदगी और लोगस जिसका मतलब है मुतालिया, स्टडी करना। तो बायोलॉजी के अंदर बेसिकली हम ज़िंदगी का मुतालिया करते हैं कि ज़िंदगी कैसे वजूद में है, किस तरह अपना वजूद बरकरार रखे हुए है, कौन से अमाल हैं जो ज़िंदगी को बरकरार रखते हैं। और इसके अंदर एक चीज़ मैं वाज़िया करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के बारे में जो कुछ सवालात हैं बड़े अहम, जो कि बायोलॉजी के स्कोप से बाहर हैं, वो है कि ज़िंदगी जो है वो क्यों मार्ज़ वजूद में आई, ज़िंदगी के बाद क्या होगा, मौत के बाद, मरने के बाद क्या होता है। ये अगरचे सवालात जो है वो ज़िंदगी के बारे में है, लेकिन ये दीन और इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब जो हैं वो इसके बारे में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब अपना फ़लसफ़ा पेश करते हैं। लेकिन जो बायोलॉजी है वो ज़िंदगी के अफ़ाल के मुताले के साथ है। वो ज़िंदगी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म से लेके उसमें प्लांट्स हैं, उसमें एनिमल्स हैं, उसमें इंसान है,
इसके मुतालिया जो है वो बायोलॉजी है। और इसकी अहमियत यकीनन जिस तरह इंसान के वजूद की अपनी अहमियत है, इसी के मुतालिए से इंसान ने मेडिकल के शोबा जो है वो मार्ज़ वजूद में आया। ज़राअत जो इंसान के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है, उसका मुतालिया जो है ये सारा बायोलॉजी के अंदर शामिल है। और इसी तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, आज के दौर में जो जर्म्स है मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारियां पैदा करते हैं, उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, उनका स्टडी कैसे की जा सकती है और किस तरीके के साथ हम इनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म को, इन सब का मुतालिया जो है ये हम बायोलॉजी में करते हैं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंसानी दिमाग किस तरह पूरे जिस्म में एक रब्त कायम रखता है? जी सर, इंसान का जो दिमाग है ये पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, ये तो हर इंसान जानता है। और इसके लिए अल्लाह तबारक ताला ने हमारे जिस्म के अंदर एक पूरा एक सिस्टम कायम कर रखा है। उस सिस्टम को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। और उस नर्वस सिस्टम के जो बुनियादी चीज़ें हैं वो 3 हैं। उसमें हमारा जो है दिमाग है, उसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड है जो रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद है, और उसमें नर्व्स हैं जो पूरे जिस्म में फैला हुआ उनका एक जाल है। और इसमें से जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें से 31 जोड़े नर्व्स के निकलते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। और इसी तरह 12 जोड़े जो हैं वो हमारे दिमाग से निकलते हैं नर्व्स के, जिन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। और ये नर्व्स पूरे जिस्म के अंदर फैले हुए हैं और हमारी आँखों से, हमारे नाक से सूंघने के सिग्नल, आँखों से देखने के, ज़ुबान से चखने के, कानों से सुनने के और जिल्द से महसूस करने के, ये जो सारे पैगामात हैं इनको महसूस करते हैं, ये नर्व्स महसूस करती हैं। और इसके बाद ये पैगाम भेजती हैं दिमाग को। और दिमाग के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन। और इसके बाद हर दिमाग के जो है मुख्तलिफ़ हिस्सों के मुख्तलिफ़ अफ़ाल हैं जो देखने, सुनने, सोचने, समझने, नींद, जिस्म के तवाज़न को, निगलने को, चखने को, छूने को, महसूस करने को, इन हर चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। वो जो हम पैगामात वसूल करता है दिमाग, उसके मुताबिक फ़ैसला करते हैं और फिर आगे जिस्म को पैगामात भेजते हैं। तो इस तरीके के साथ हमारे जिस्म का पूरा एक रब्त और कोऑर्डिनेशन जो है वो नर्वस सिस्टम बरकरार रखता है। वेरी गुड। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इंसानी जिस्म को मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाने के लिए मुख्तलिफ़ वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, ये दूसरी अद्वियात से किस तरह मुख्तलिफ होती हैं? बड़ा अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब आपका। जो अदवायात हैं ये बेसिकली ऐसे मादे होते हैं जो जिस्म के में बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनको हम कहते हैं अदवायात, मेडिसन्स। लेकिन जो वैक्सीन्स हैं ये इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वैक्सीन्स ऐसी चीज़ें हैं कि जो बीमारी से इलाज नहीं करते बल्कि बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। ये बुनियादी के तौर पे बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाले मादे हैं। सबसे पहले जो है वो 1796 के अंदर एडवर्ड जेनर नामी एक साइंसदान थे। उन्होंने स्मॉल पॉक्स एक बीमारी थी जो एक मुतअद्दी बीमारी थी, बड़ी तेज़ी के साथ लोगों में फैलती थी, उसके इलाज के लिए वैक्सीन दरियाफ़्त की। और इसके बाद आज तक जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों, हेपेटाइटिस, हसरा, काली खांसी और अब लेटेस्ट जो है जिसकी वैक्सीनेशन अभी पूरे मुल्क के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक वसी पैमाने पर हुई है, कोरोना की वैक्सीन। ये सारी जो वैक्सीन्स हैं ये उसके बाद दरियाफ़्त हुई। और बेसिक जो चीज़ मैं इसमें बताना चाहता हूँ, इसका जो वैक्सीन का बुनियादी जो तरीक़ाकार है और ये जिस तरीके से ये अमल करती है, वैक्सीन में मोस्टली जो है वो उसी बीमारी के जो कमज़ोर और मुर्दा जरासीम, कुछ मुर्दा होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, उसी बीमारी के जर्म्स होते हैं। और वो जर्म्स जब हमारे जिस्म में जाते हैं तो अल्लाह तबारक ताला ने जो हमारे जिस्म में एक निज़ाम कायम कर रखा है, इम्यून सिस्टम, वो उसको हकीकी जर्म्स के तौर पे लेते हैं, उसके साथ मुकाबला करते हैं, उसके साथ फ़ाइट करते हैं। क्योंकि वो पहले ही कमज़ोर होते हैं तो जिस्म उनको मार के उन पे ईज़िली गलबा हासिल कर लेता है। लेकिन इसके साथ एक ख़ास किस्म के यादाश्ती सेल्स बनते हैं जिस्म के अंदर। वो यादाश्ती सेल्स जो हैं, जो जब मुस्तकबिल के अंदर जो हकीकी जर्म्स अगर जिस्म में दाखिल हों तो वो यादाश्ती सेल्स, उनके अंदर वो मालूमात महफूज होती है जो ख़ास जर्म्स को मारने के लिए होती है। तो क्योंकि यादाश्ती सेल्स पहले से मौजूद होते हैं, वो नए आने वाले ताकतवर जो जर्म्स हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं और जिस्म को आइंदा आने वाली जो बीमारी है उससे महफूज रखते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है और इसमें हालिया कौन सी तरक्की हो रही है? जी, बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली जिस तरह के टेक्नोलॉजी का आपको पता है कि टेक्नोलॉजी वो तरीक़ाकार है जिसमें इंसान के फ़ायदे के लिए मुख्तलिफ़ जो है वो हम इजादात करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़े इस्तेमाल करते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी वो तरीका है जिसमें हम इंसान की मदद के लिए, इंसान के फ़ायदे के लिए
जानदारों का इस्तेमाल करते हैं। जब जानदार अशिया का इस्तेमाल करें इंसान के फ़ायदे के लिए तो वो बायोटेक्नोलॉजी है। और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो आजकल सबसे ज़्यादा जो जानदार इस्तेमाल हो रहे हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा जीन्स और जेनेटिक्स, ये एक बहुत अहम शाख है बायोटेक्नोलॉजी की, जिसके ज़रिए हम जीन्स के अंदर तब्दीलियाँ पैदा करके हम इंसान के फ़ायदे के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें तैयार कर रहे हैं। एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक बड़ी आम जो बीमारी है ज़ियाबतीस, इसके लिए जो इंसुलिन है, जो कुदरती तौर पे हमारे जिस्म में पेंक्रियाज के ज़रिए पैदा होती है, लेकिन जब किसी ज़ियाबतीस की वजह से ये इंसुलिन पैदा नहीं हो सकती या इस्तेमाल नहीं हो पाती, तो हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज़ जो है वो इकट्ठा होने लग जाता है और उस ग्लूकोज़ की वजह से बेशुमार बीमारियाँ और पेचीदगियाँ जन्म लेती हैं। ये इंसुलिन कुछ अर्सा पहले तक, जब बायोटेक्नोलॉजी ने अभी इंसुलिन दरियाफ़्त नहीं की थी, तो कुछ अर्सा पहले तक ये मुख्तलिफ़ जानवरों के जिस्म से हासिल की जाती थी। उनके पेंक्रियाज से इंसुलिन हासिल की जाती थी, जानवर को ज़बह करना पड़ता था और इसके बाद ये एक बड़ा पेचीदा अमल था और बहुत महंगा अमल था। और इसके अलावा ये जो इंसुलिन थी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती थी। ज़ाहिर है जानवर की इंसुलिन थी, मुख्तलिफ़ मज़ीद बीमारियाँ पैदा कर सकती थी। तो 1912 के अंदर सर फ्रेडरिक एक साइंसदान थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर इसके ऊपर तहकीक की और वो इंसुलिन की जीन, जिसके अंदर मालूमात है इंसान के जिस्म के अंदर जो इंसुलिन पैदा करती है, उस इंसुलिन की जीन को एक बैक्टीरिया के अंदर दाखिल किया गया। और जब बैक्टीरिया के अंदर दाखिल किया गया तो वही इंसुलिन जो इंसानी जिस्म में पैदा हो रही थी वो बैक्टीरिया के अंदर पैदा होने शुरू हो गई। ये एक बहुत बड़ी एक इनकलाबी प्रोडक्ट साबित हुई। और वो बैक्टीरिया जब तकसीम दर तकसीम होते हैं तो उन्हीं बैक्टीरिया के अंदर से जब इंसानी इंसुलिन वाला जीन होता है तो वो इंसानी इंसुलिन भी साथ पैदा कर रहे होते हैं। उसके बाद उनसे में से इंसानी इंसुलिन जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है, उसको अदवायात और गोलियों की शक्ल में मार्केट में बेचा जाता है और आज इसकी बदौलत लाखों ज़िंदगियाँ जो हैं वो बची हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने में वक़्त दिया मुदस्सिर इकबाल साहब, और अल्लाह ताला आपके इस इल्म में और इजाफ़ा फ़रमाए। और आप नाज़रीन यकीनन इन जैसे लोग जो हैं वो इस माशरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अपने बच्चों को भी तरबियत दीजिए, अपने बच्चों को भी जनाब ये सब कुछ सिखाइए ताकि हम एक सेहतमंद मुआशरा पैदा कर सकें। शफ़रान इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।